नमस्कार दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य और अकबर दोनों की तुलना करना बेहद ही हास्यजनक होगा, क्योंकि दोनों ही भिन्न भिन्न कालखंड के शक्तिशाली शासक रहे हैं। इनके शासनकाल का अंतर लगभग 1900 वर्ष से भी अधिक रहा है। यह इतना अधिक है कि तुलना करने के लिए समान घटकों को प्रस्तुत करना ही असंभव है। दोनों के शासनकाल की परिस्थितियां भी पूर्णतः भिन्न थी, लेकिन फिर भी दोनों के राज्य विस्तार, युद्ध कौशल और सैन्य व्यवस्था पर नजर डालें तो हम कुछ हद तक ये जानने में सफल हो सकते हैं कि कौन अधिक योग्य और शक्तिशाली शासक था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं राज्य विस्तार के बारे में। अकबर का राज्य विस्तार। दोस्तों, यदि हम राज्य विस्तार की बात करें तो यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि अकबर तैमूर वंशावली के मुगल वंश का तीसरा शासक था। उसे अपने साम्राज्य का एक विशाल हिस्सा विरासत के रूप में अपने दादा बाबर और पिता हुमायूं से प्राप्त हुआ था। इसके अतिरिक्त अपने साम्राज्य के गठन करने और उत्तरी और मध्य भारत के सभी क्षेत्रों को एक छत्र अपने अधिकार में लाने में अकबर को 2 दशक लग गए थे। भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े भूभाग पर सम्राट के रूप में उसने लगभग 49 वर्ष शासन किया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य विस्तार के बारे में। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य मुरा नाम के एक महिला के पुत्र थे और वो आचार्य चाणक्य के शिष्य भी थे। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ राजनीति और अर्थशास्त्र के विद्वान आचार्य चाणक्य के सहयोग से निरंकुश और क्रूर धनानंद के साम्राज्य को उखाड़ फेंका और मात्र 20 वर्ष की अल्पायु में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना कर मगध के सिंहासन की बागडोर संभाली। इस युद्ध ने प्राचीन भारत देश का इतिहास बदल कर ही रख दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने पराक्रम और आचार्य चाणक्य की बुद्धि से अपने हाथों एक ऐसे महान, शक्तिशाली और पौराणिक अखंड भारतीय साम्राज्य का निर्माण किया जो खंड खंड में बटा हुआ था। मात्र 24 वर्ष के शासनकाल में चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य अत्यंत विस्तृत था, जो लगभग संपूर्ण उत्तरी और पूर्वी भारत के साथ साथ उत्तर में बलूचिस्तान, दक्षिण में मैसूर तथा दक्षिण पश्चिम में सौराष्ट्र तक विस्तृत भूप्रदेश तक फैला था। इनका साम्राज्य विस्तार उत्तर में हिंदू कुश तक, दक्षिण में कर्नाटक तक, पूर्व में बंगाल तथा पश्चिम में सौराष्ट्र तक था। यह चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य विस्तार का ही नतीजा था कि अशोक ने विरासत में प्राप्त शक्तिशाली और अजय साम्राज्य की इस भूसीमा विस्तार को ईरान तक और प्रभाव क्षेत्र रोमन और मिस्र साम्राज्य तक विस्तृत किया था और उत्तर में दक्षिण पश्चिम मंगोलिया तक फैलाया। दोस्तों, अगर संपूर्ण मुगल साम्राज्य के राज्य विस्तार की बात करें तो उसका क्षेत्रफल लगभग 40 लाख वर्ग किलोमीटर था, जो वर्तमान भारत का 122% है। वहीं मौर्य वंश के राज्य विस्तार को देखें तो उसका क्षेत्रफल 50 लाख वर्ग किलोमीटर अर्थात वर्तमान भारत के क्षेत्रफल का 152% था। दोस्तों, स्पष्ट है कि राज्य विस्तार की दृष्टि से चंद्रगुप्त मौर्य अकबर से बहुत आगे थे। संपूर्ण मौर्य वंश का राज्य विस्तार भी मुगल साम्राज्य से कहीं अधिक है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं दोनों की युद्ध कौशल के बारे में। अकबर। दोस्तों, एक बार अकबर पर तीर से जानलेवा हमला हुआ, लेकिन अकबर की फुर्ती ने उसे बचा लिया। हालांकि उसकी बाह में गहरा घाव भी हुआ। इस घटना के बाद अकबर ने शासन की बागडोर पूर्ण रूप से अपने हाथ में ले ली और अपने सम्मुख चुनौती बनकर खड़े सबसे बड़े शक्तिशाली शासक सिकंदर शाह सूरी को परास्त कर उसे प्राणदान दिया। दोस्तों, अकबर ने अपने युद्ध कौशल से शक्तिशाली पश्तून वंशज शेरशाह सूरी द्वारा बार बार किए जाने वाले आक्रमणों में लगान लगाई और साथ ही पानीपत के द्वितीय युद्ध में राजा हेमू को पराजित भी किया। अपने साम्राज्य के गठन करने और उत्तरी और मध्य भारत के सभी क्षेत्रों को एक छत्र अधिकार में लाने में अकबर को 2 दशक लग गए थे। इसके बावजूद महाराणा प्रताप जैसे महानायक को जीवन पर्यंत अपने अधीन करने की उसकी इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकी थी। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के युद्ध कौशल के बारे में। दोस्तों, विश्व विजेता सिकंदर से निर्णायक लड़ाई भले ही महाराजा पोरस ने लड़ी थी, लेकिन यह चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की अद्भुत जोड़ी का ही कमाल था, जिसने अप्रत्यक्ष रूप से विश्व विजेता सिकंदर को भारत की भूसीमा से धूल दूषित कर मार भगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यूनानी इतिहासकार प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के 6 लाख सैनिकों की विशाल वाहिनी ने सिकंदर की मृत्यु के उपरांत यवनों को बेरहमी से मार डाला और सर्वप्रथम पंजाब सिंध प्रांत को अपने अधिकार में ले लिया। दोस्तों, ग्रीक इतिहासकार जस्टिन के अनुसार पंजाब सिंध प्रांत को जिताने के पश्चात चंद्रगुप्त ने भारतवर्ष के समस्त भूभाग पर अपना आधिपत्य जमा लिया। इतना ही नहीं, सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य की वजह से 2 बार पराजय का मुंह देखना पड़ा और बंधक बनकर समझौता करने के लिए विवश होना पड़ा।
दोस्तों समझौते में न केवल उसे अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करना पड़ा, बल्कि सिकंदर के द्वारा जीते हुए लगभग सारे प्रदेश जिसमें काबुल, कंधार, मकरान और हेरात भी शामिल था, वापस देना पड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य ने शक्तिशाली यवनों को पीछे हटने के लिए मजबूर किया और अपने साम्राज्य का विस्तार बैक्टीरिया और पूर्वी ईरान तक करने में सफल रहे। अब बात करते हैं शासन व्यवस्था के बारे में। अकबर की शासन व्यवस्था। दोस्तों अकबर ने जब अपने संरक्षक बैरम खां को बाहर का रास्ता दिखाकर सत्ता अपने हाथ में ले ली तो अनेक कठिनाइयों का सामना किया, किंतु अकबर ने बड़ी कुशलता से इन समस्याओं को हल कर लिया। अपनी कल्पनाशीलता से उसने अपने सामंतों की संख्या बढ़ाई और आमेर के शासक से समझौता कर राजपूत राजाओं को अपनी ओर कर लिया। अकबर ही एकमात्र मुगल शासक था जिसने एक परिवर्तित नीति का परिचय देते हुए धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। वहीं दूसरी ओर तत्कालीन समाज में वेश्यावृत्ति को सम्राट का संरक्षण प्रदान था। उसकी एक बहुत बड़ी हरम थी जिसमें बहुत सी स्त्रियां थीं। इसमें अधिकांश स्त्रियों को बलपूर्वक आपृत करवा कर वहां रखा हुआ था। चूँकि उस वक्त सती प्रथा का भी प्रचलन था, तो जिस सुंदर स्त्री को सती होते हुए वह देखता उसे बलपूर्वक जाकर सती होने से रोक लेता। वह सम्राट की आज्ञा बताते हुए उस स्त्री को हरम में डाल दिया जाता था, जिसे अकबर के दरबारी इतिहासकार उसका गुणगान करते हुए कहते हैं कि बादशाह सलामत ने सती प्रथा का विरोध किया और उन अबला स्त्रियों को संरक्षण दिया। दोस्तों जबकि अपनी जीवनी में अकबर ने स्वयं लिखा है कि यदि मुझे पहले ही यह बुद्धिमत्ता जागृत हो जाती तो मैं अपनी सल्तनत की किसी भी स्त्री का अपहरण कर अपने हरम में नहीं लाता। इस बात से तो स्पष्ट हो ही जाता है कि वह सुंदरियों का अपहरण करवाता था। निरक्षर होते हुए भी अकबर को कलाकारों व बुद्धिजीवियों से विशेष प्रेम था। उसके इसी प्रेम के कारण अकबर के दरबार में 9 अति गुणवान दरबारी थे, जिन्हें अकबर के नवरत्नों के नाम से भी जाना जाता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और उस वक्त के महान अर्थशास्त्री कौटिल्य अर्थात चाणक्य की साम्राज्य के शासन व्यवस्था की रूपरेखा तैयार करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र और यूनानी मैगस्थनीज के वर्णन से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था की विशेषता सुसंगठित नौकरशाही थी, जो राज्य में विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को शासन की सुविधा के लिए एकत्रित करती थी। केंद्र का शासन के विभिन्न विभागों और राज्य के विभिन्न प्रदेश पर गहरा नियंत्रण था। आर्थिक और सामाजिक जीवन की विभिन्न दिशाओं में राज्य के इतने गठन और कठोर नियंत्रण की प्राचीन भारतीय इतिहास के किसी अन्य काल में कोई जानकारी नहीं मिलती है। मौर्यकालीन शासन व्यवस्था को सुविधा की दृष्टि से विभिन्न प्रांतों में विभाजित कर दिया जाता था। साम्राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी सम्राट स्वयं था। प्रांतों के शासक सम्राट के प्रति उत्तरदायी होते थे। राज्यपालों की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद हुआ करती थी। केंद्रीय तथा प्रांतीय शासन के विभिन्न विभाग थे और सबके एक अध्यक्ष के निरीक्षण में कार्य करते थे। साम्राज्य के दूरस्थ प्रदेश सड़कों व राजमार्गों द्वारा एक दूसरे से सब जुड़े हुए थे। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस वीडियो के निष्कर्ष के बारे में। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य कुशल योद्धा, सेनानायक और महान विजेता होने के साथ साथ एक योग्य शासक भी थे। मौर्य शासन प्रबंध की प्रशंसा तो आधुनिक राजनीतिज्ञों ने भी की है, जिसका आधार कौटिल्य अर्थशास्त्र एवं उसमें स्थापित की गई राज्य विषयक मान्यताएं हैं। चंद्रगुप्त के समय में शासन व्यवस्था के सूत्र अत्यंत सुदृढ़ थे। दोस्तों 2 दशकों तक मार काट मचाने के उपरांत जैसे जैसे अकबर की आयु बढ़ती गई वैसे वैसे उसकी धर्म के प्रति रुचि बढ़ने लगी। एक मुगल बादशाह होते हुए भी उसके मन में दूसरे धर्म एवं संप्रदाय के लिए आदर था। उसे विशेषकर हिंदू धर्म के प्रति अपने लगाव के लिए जाना जाता है। उसने अपने पूर्वजों के विपरीत कई हिंदू राजकुमारियों से शादी की। इसके अलावा अकबर ने अपने राज्य में हिंदुओं को विभिन्न राजसी पदों पर भी आसीन किया था, जो कि किसी भी भूतपूर्व मुस्लिम शासक ने नहीं किया। वह यह भी जान गया था कि भारत में लंबे समय तक राज करने के लिए उसे यहाँ के मूल निवासियों को उचित एवं बराबरी का स्थान देना चाहिए। दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ तो पता लगा होगा कि आखिर चंद्रगुप्त मौर्य और अकबर में सबसे अधिक शक्तिशाली और सबसे अधिक महान कौन था। इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलते एक नई वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।